नमस्कार दोस्तों। आज तमस उपन्यास के भाग 12 का पाठ प्रारंभ करते हैं। एक आदमी छज्जे पर पहरा दे, रणबीर ने घूमकर कहा। मुर्गी काटकर दीक्षा पाने से उसमें भरपूर आत्मविश्वास पैदा हो गया था। वह दल का सबसे चतुर, सबसे चुस्त और सबसे ज़्यादा कार्यकुशल सदस्य था। उसकी आवाज़ में कड़क आ गई थी। लाठियाँ, कुल्हाड़ी, छुरे, तीर कमान और गुलेलें, इन हथियारों के बावजूद शस्त्रागार खाली खाली लग रहा था। कमरे के बाहर सीढ़ियों से थोड़ा हटकर चूल्हे पर तेल का कड़ाहा रखा था, पर लकड़ियां कम पड़ जाने के कारण तेल को उबालने का विचार कल ही छोड़ दिया गया था। जो आ गया सरदार, शंभू ने कहा और छज्जे पर चला गया। चारों योद्धाओं के दिल कसमसा रहे थे। रणभूमि में उतरने का और अपने जौहर दिखाने का समय आ गया था। छज्जे के पीछे खड़े वे वैसा ही महसूस कर रहे थे जैसा चट्टानों की आड़ में खड़े राजपूत नीचे हल्दी घाटी में आने वाले मलेच्छों का इंतजार करते हुए महसूस करते होंगे। मलेच्छों पर टूट पड़ने का वक्त आ गया था। रणबीर कद का छोटा था, इसलिए वह मन ही मन शिवाजी की भूमिका में अपने को देखा करता था। छाती पर दोनों बाहें बांधे तिरछी आंखों से वह सड़क और सड़क के आसपास के इलाके का जायजा लिया करता था। किसी किसी वक्त उसके मन में ललक उठती कि कमर में तलवार लटकती हो, चौड़ा कमरबंद हो, अंगरखा हो और सिर पर पीले रंग की पगड़ी हो और उस पर शिरस्त्राण हो। ढीला सा पाजामा पहनकर इतने बड़े संग्राम में भाग लेना बड़ा अटपटा लगता था। पाजामा और सीधी सादी कमीज और नीचे फटी हुई चप्पल वीर सैनिक का बाना नहीं था, पर जो अधिकार भाव उसके वेशभूषा में नहीं था, उसे रणबीर ने कड़क कर हुक्म देने वाली अपनी आवाज़ से पूरा कर लिया था। फौज के कमांडरों की तरह हुक्म देता था और दल के सभी सदस्यों को कड़े अनुशासन में रखता था। पीछे पीछे हाथ बांधे, तनिक झुककर गहरी चिंता में खोया हुआ वह शस्त्रागार में ऊपर नीचे टहलता, वैसे ही जैसे औरंगजेब के साथ लोहा लेने से पहले शिवाजी टहलते रहे होंगे। सरदार, रणबीर ने घूमकर देखा। मनोहर खड़ा था, जो कुछ देर पहले एक एक गुलेल के पास एक एक ढेरी कंकड़ों की लगा रहा था। लकड़ियां कम पड़ गई हैं, तेल नहीं उबल सकता। क्या कोयला भी नहीं है? नहीं सरदार। रणवीर कमरे में पीठ पीछे हाथ बांधे कुछ देर तक टहलता रहा। रणनीति यही कहती है कि निर्णय अविलंब किया जाना चाहिए। स्थिति को पहचान लेना, उसकी तह तक जा पहुंचना और तत्परता से निर्णय कर लेना नेता का अनिवार्य कार्य है। अपने घर से उठा लाओ, जो भी मिले, लकड़ी या कोयला, और जितना भी मिले उठा लाओ। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मनोहर ठिठका खड़ा रहा। क्या है? अगर माँ नहीं लाने दे तो? इस पर सरदार शस्त्रागार के बीचों बीच खड़ा मनोहर के चेहरे की ओर देखने लगा। फिर कड़क कर बोला, मेरे मुंह की ओर क्या देख रहे हो? जहाँ से जो हो लकड़ी लाओ। जो आ गया सरदार, मनोहर ने कहा और पीछे हट गया। मगर अभी रुक जाओ, इस वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है। और तभी तेल उबालने का विचार स्थगित कर दिया गया था। शस्त्रागार एक 2 मंजिले घर की ऊपर वाली मंजिल में बनाया गया था, जो खाली पड़ी थी। निचली मंजिल में शंभू के बूढ़े दादा दादी रहते थे। ऊपर वाली मंजिल का छज्जा सड़क पर खुलता था और सड़क के किनारे पीपल का सुंदर पेड़ था, जिससे छज्जा बहुत कुछ ढका रहता था। पर घर के अंदर जाने का रास्ता एक गली में से था, जो पीपल के पेड़ के सामने ही अंदर चली गई थी। यह गली टेढ़ी मेढ़ी थी, अंधेरी और संकरी थी। सड़क पर से जाने वाला व्यक्ति गली में खो सा जाता था। रणवीर को इसकी स्थिति समझाते हुए शंभू ने इसे चक्रव्यूह के प्रवेश की संज्ञा दी थी और दल की सरगर्मियों के लिए इसे सबसे ज़्यादा उपयुक्त बताया था। गली थोड़ी दूर जाकर बाएं हाथ को मुड़ गई थी। मोड़ पर किसी पीर का टूटा हुआ मजार था और मजार के सामने एक बूढ़ा मुसलमान रहता था, जिसकी 2 बीवियां थीं। आगे चले जाओ तो पानी का नल आता था, जो दोपहर के वक्त बंद रहता था। 4 बजे दोपहर तक नल पर कोई जीव नज़र नहीं आता था। नल के आगे सभी मकान हिंदुओं के थे। केवल गली के अंत में 2-3 कच्चे मकान थे, जिनमें मुसलमान रहते थे। एक में महमूद धोबी रहता था, दूसरे में रहमान हमाम वाला।
इसके अतिरिक्त जगह जगह से दाएं बाएं अन्य गलियां निकल गई थीं। अगर मलेच्छ पर हमला इस गली में किया जाएगा तो वह पानी के नल और गली के छोर के बीच के हिस्से में ही किया जा सकता है। खतरा हो तो किसी न किसी हिंदू के घर की ड्योढ़ी में घुसा जा सकता है। तुम गली में रहने वाले मलेच्छों को जानते हो? रणबीर ने शंभू से पूछा था। हाँ सरदार, मैं इन्हें जानता हूँ। महमूद धोबी हमारे घर के कपड़े धोता है और पीर की कब्र के सामने जो मियाँ जी रहते हैं वे मेरे दादाजी के साथ बहुत उठते बैठते हैं। तुम इस गली में काम नहीं करोगे, रणबीर ने निर्णायक स्वर में कहा। शंभू हतोत्साहित हो गया। आज ये लोग अपने पहले शिकार पर धावा बोलने वाले थे। चारों वीर उत्तेजित थे। अभी तक केवल तैयारी चलती रही थी। आज रणभूमि में जौहर दिखाने का समय आ गया था। आज रण में जाके धूम मचा दे बेटा। धर्मदेव के कानों में वीररस भरे इस गीत की पंक्ति देर से गूंज रही थी। मनोहर तनिक चिंतित था। वह अपनी माँ से कुछ भी कहे बिना चला आया था और अब दिन के 2 बज जाते थे और मनोहर को डर था कि चौका समेटने के बाद उसकी माँ उसे ढूंढने निकल पड़ेगी और कौन जाने ढूंढती ढूंढती इधर ही आ निकले। रणबीर ने अन्य तीनों योद्धाओं को शस्त्रागार में इकट्ठा किया और रणनीति पर विचार करते हुए बोला, शत्रु पर उबलता तेल डालने का समय अभी नहीं आया है। उबलता तेल उस समय डाला जाता है जब शत्रु अपने दुर्ग पर हमला कर दे और आप हथियारों से उसका मुकाबला न कर सकते हो। फिर उसने तनिक सोचकर कहा, यहाँ केवल छुरा चलेगा, कमानीदार छुरा। फिर उसने इंद्र को संबोधित करके कहा, एक बार फिर पैंतरा करके दिखाओ, उठाओ छुरा दासे पर से। इंद्र फुर्ती से छुरा उठा लाया। कमरे के बीचों बीच दोनों टांगे फैलाए वह क्षण भर के लिए खड़ा रहा। छुरे की मूठ उसके दाएं हाथ में थी और उसका फल पीछे की ओर था। फिर बायां कदम उठाकर वह उछला और हवा में अर्धवृत्त काट कर फिर दोनों टांगे फैलाए रणबीर की पीठ की ओर मुंह किए फर्श पर उतरा। इसी बीच उसने रणबीर की कमर को निशाना बनाते हुए उल्टे हाथ से छुरे के वार का संकेत किया था। रणवीर ने सिर हिलाया। शत्रु की छाती अथवा पीठ को कभी भी निशाना नहीं बनाओ। वार हमेशा कमर में करो या पेट में, और घुमावदार छुरा घोंपने के बाद उसे अंदर ही अंदर थोड़ा मोड़ दो। इससे अंतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी। अगर तुम भीड़ में शत्रु पर वार करते हो तो छुरा बाहर खींचने की कोशिश नहीं करो, उसे वहीं रहने दो और भीड़ में खो जाओ। रणवीर वही कुछ बोले जा रहा था जो उसने मास्टर देवव्रत के मुंह से सुना था। थोड़ी देर बाद दल 2 हिस्सों में बट गया था। पहला हमला इंद्र के हाथों किया जाएगा, इसलिए इंद्र, शंभू और सरदार शस्त्रागार को छोड़कर नीचे ड्योढ़ी में आ गए, जबकि मनोहर ऊपर बना रहा। फैसला किया गया कि सड़कों की ओर छज्जे पर खड़ा सैनिक नज़र रखेगा और गली में आने जाने वाले लोगों पर रणवीर और इंद्र और शंभू। और रणवीर के हुक्म से इंद्र ड्योढ़ी में से निकलकर शत्रु पर हमला करेगा। गली में घूमने वाले दरवाजे को थोड़ा सा खोल देने पर सड़क का कुछ हिस्सा और गली का शुरू का हिस्सा नजर आते थे। पीपल के तने के पार सड़क का हिस्सा था जो दोपहर की धूप में चमक रहा था। गली के सामने एक तांगा रुका। रणवीर ने दरवाजे के लगभग पूरा मुंह बंद कर दिया था। एक पतली सी दरार में से बाहर की ओर देखने लगा। कौन है? इंद्र ने फुसफुसाकर पूछा। रणवीर चुप रहा। अन्य 2 सैनिकों ने भी आगे बढ़कर दरार पर आंख लगाई। जलाल खान है, नवाबजादा जलाल खान। शंभू बोला, यह सड़क के किनारे सामने वाले मकान में रहता है। हमारे मोहल्ले का बहुत बड़ा रईस है। डिप्टी कमिश्नर से मिलने जाता है। शंभू एक सांस में कह गया। दरार में से क्षण भर के लिए उसका सफ़ेद तुर्रा, चढ़ी हुई मूछें और लाल दमकता चेहरा नज़र आए, पर जैसे वह सामने आया वैसे ही ओझल भी हो गया। गली में से गुजरते हुए उसकी सरसराती सलवार और चरमराते जूते सुनाई दिए। कुछ निर्णय कर सकने के पहले ही वह अपने घर के अंदर जा चुका था। तीनों वीर सैनिक ठगे से खड़े रह गए। वह यूं भी कद में बहुत ऊंचा लंबा था। उसे सामने से जाता देखकर तीनों सहम से गए थे और सोचने का मौका ही नहीं मिला था। मास्टर जी ने कहा था कि अपने शत्रु की ओर ध्यान से कभी नहीं देखो, इससे निश्चय डगमगाने लगता है। किसी भी जीव की ओर ध्यान से देखो तो उसके प्रति दिल में सहानुभूति पैदा होने लगती है। ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए। पीछे गली में कोई दरवाज़ा खुला और फिर खड़ाक से बंद हो गया। तीनों के कान खड़े हो गए।
रणबीर ने दरवाजे के पर्दे को इस तरह से खोला कि पर्दों के बीच की दरार गली की ओर खुल गई। कौन है? इंद्र ने फुसफुसाकर पूछा। मलेच्छ है, रणवीर बोला। दोनों मित्र ऊपर नीचे दरार से आंख लगाकर खड़े हो गए। एक दाढ़ी वाला बड़ी उम्र का आदमी गली में से चलता हुआ सड़क की ओर आ रहा था। मियाँ जी हैं, शंभू पहचानते हुए बोला। पीर की कब्र के सामने वाले घर में रहते हैं। इस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। रोज़ इस वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं। चुप रहो। मियाँ गली का थोड़ा सा हिस्सा लांघकर पीपल के पेड़ के पास आया और वहाँ से बाएं हाथ घूम गया। वह काले रंग की फास्कट पहने था और नीचे सलवार और ढीली सी चप्पल। उसके दाएं हाथ में छोटी सी तस्बीह लटक रही थी। बूढ़ा होने के कारण उसकी पीठ झुकी थी और वह धीरे धीरे चलता जा रहा था। जाऊं? इंद्र ने झट से सरदार से पूछा। नहीं, अब वह सड़क पर पहुंच चुका है। तो क्या हुआ? नहीं, सड़क पर हमला करने की मनाही है। शंभू को इंद्र की आवाज़ में उतावलापन लगा, जबकि स्वयं शंभू का मन शिथिल सा पड़ रहा था। इंद्र के पूछने पर शंभू को एक अजीब धक्का सा लगा था। सरदार की मनाही पर उसे मन ही मन राहत सी मिली। कुछ देर तक वे फिर दरवाजे के पीछे खड़े रहे। वक्त बीतता जा रहा था। 4 बजे नल खुल जाएगा और गली की औरतें घड़े उठाए नल पर पहुंच जाएंगी। दोपहर बीतते ही इक्का दुक्का और लोग भी बाहर निकल लेंगे। इस बीच एक एक करके 2 आदमी गली में दाखिल हुए। एक के हाथ में साइकिल थी और आंखों पर चश्मा था। यह बाबू चूनीलाल है। यह एक दफ्तर में काम करता है। इसके पास कुत्ता है। और दूसरा एक सिख सरदार गली में आया जो कंधे पर गठरी उठाए हुए था। दोनों बारी बारी से आए और अपने पटपटाते जूतों के साथ गली लांघ गए। तभी उन्हें फिर किसी के कदमों की आहट मिली। इंद्र ने दरार में से देखा और रणवीर को कोहनी से छू दिया। कौन है? इंद्र कुछ नहीं बोला और बाहर देखता रहा। पटपटाते हुए जूतों की आवाज़ आई। रणवीर झट से दरार में से झांकने लगा। शंभू भी दरार के साथ चिपक गया था। कौन है? कोई खोमचे वाला है? इंद्र ने फुसफुसाकर कहा। नहीं, इत्र फुलेल बेचता है। दूर कहीं रहता है। इस वक्त रोज इधर से गुजरता है। मलेच्छ है। एक भारी भरकम आदमी मेहंदी से रंगी मूँछों और कूची दाढ़ी वाला अपने अगल बगल बहुत से थैले लटकाए पीपल के पेड़ के नीचे से होकर गली के अंदर आ गया था। बोझ के कारण उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। उसके दाएं कान में रुई के फाहे थे और ऊपर 2-3 सलाइयाँ पगड़ी में खोस रखी थीं। रणवीर को लगा जैसे उसकी पीठ पीछे कोई हरकत हुई है। उसने घूम कर देखा। इंद्र का हाथ अपनी जेब में रखे घुमावदार छुरे पर चला गया था। क्षण बीत रहे थे और निर्णय का वक्त आ गया था। यह आदमी मलेच्छ था, अजनबी था, थैलों से लदा था, न भाग सकता था, न अपने को बचा सकता था और थका हुआ था। सभी गुण मौजूद थे। कुछ सवालों का जवाब मस्तिष्क नहीं देता, अंतः प्रेरणा देती है। क्षण बीत रहे थे और फेरी वाला गली में आगे बढ़ता जा रहा था। रणबीर ने आँख का इशारा किया और इंद्र लपक कर बाहर हो गया। उसके बाहर निकलने पर क्षण भर के लिए बाहर की रोशनी का चुंधियाता पुंज जैसे अंदर घुस आया, पर रणवीर ने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कोई आहट या आवाज़ नहीं थी। रणवीर और शंभू दम साधे दरवाजे के पीछे खड़े थे। रणवीर अत्यधिक उत्तेजित हो उठा। उससे न रहा गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और सिर बाहर निकाल कर देखा। गली में कुछ दूरी पर इत्र फरोश झूलता हुआ चला जा रहा था। थैलों के बोझ के कारण उसकी पीठ झुकी हुई थी और इंद्र, बौना छोटा सा इंद्र, उससे कुछ दूर उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। इंद्र का हाथ कुर्ते के जेब में था और वह उचक उचक कर चल रहा था। रणवीर के लिए दरवाजे में से सिर निकालकर गली में झांकना उतना ही असंभव था जितना दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे खड़े रहना। उसका सभी बातों पर नियंत्रण था, परंतु अपने बाल सुलभ कौतूहल पर कोई नियंत्रण नहीं था। तभी उसे शंभू ने पीछे खींच लिया। शंभू डरा हुआ था और उसकी टांगों में जैसे पानी भर गया था। आखिरी झलक में रणवीर केवल इतना ही देख पाया था कि इंद्र उस भारी भरकम मलेच्छ के साथ साथ जा रहा था और दोनों गली का मोड़ काट रहे थे। शंभू ने सांकल चढ़ा दी और दोनों अंधेरे में एक दूसरे को देखते खड़े रह गए। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। शंभू के लिए खड़े हो पाना असंभव हो रहा था, जबकि रणवीर बाहर जाने के लिए अधीर था। गली का मोड़ मुड़ने पर सहसा इत्र फरोश की नज़र बालक पर पड़ गई।
अपने पटपटाते जूतों के कारण शायद वह उसके पाँवों की आहट नहीं सुन पाया था। इत्र फरोश मुस्कुरा दिया। किधर जा रहे हो बेटे इस वक्त? उसने कहा और मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर इंद्र के सिर पर रख दिया। इंद्र ठिठक गया और एकटक उसके चेहरे की ओर देखने लगा। उसका हाथ अपनी जेब में था। इंद्र के अवचेतन में यह बात उठी कि इस आदमी के गाल फूले हुए हैं और मास्टर जी ने एक बार कहा था कि फूले हुए गालों वाले लोग बुज़दिल होते हैं और उनका मैदा खराब होता है और वे भाग नहीं सकते, जल्दी हाँफने लगते हैं। और यह आदमी सचमुच हाँफ रहा था। इंद्र अपने शिकार पर झपटने के लिए पैर तौल रहा था। उसकी आंखें अभी भी मलेच्छ के चेहरे पर गड़ी थीं। इत्र फरोश को लड़का मासूम सा लगा, छोटी उम्र का, कोमल सा, जो शायद आश्रय खोजता हुआ उसके पीछे पीछे चला आया था। शायद डरा हुआ था। शहर में आज सभी लोग डरे हुए थे। कहाँ रहते हो? चलो मेरे साथ आते जाओ। आज के दिन बाहर अकेले नहीं घूमना चाहिए। लेकिन इंद्र टस से मस नहीं हो रहा था। अभी भी वह इत्र फरोश के चेहरे की ओर घूरे जा रहा था। तेली मोहल्ले तक मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। आगे कहीं जाना हुआ तो तुम्हें किसी के सुपुर्द कर दूंगा। आज शहर में गड़बड़ है। और बिना बालक के उत्तर की प्रतीक्षा किए वह घूमकर आगे बढ़ने लगा। क्षण भर के लिए इंद्र वहीं ठिठक खड़ा रहा, फिर साथ हो लिया। आसपास के घरों में चुप्पी छाई थी। उनकी ड्योढ़ियों में इतना अधिक अंधेरा था कि आंखें फाड़ फाड़ कर भी देखो तो भी कुछ नज़र नहीं आता था। मुझे भी आज फेरी पर नहीं निकलना चाहिए था, उसने इंद्र से कहा। आज भी कोई दिन है फेरी करने का? सारे शहर में सूखा पड़ा है। पर मैंने सोचा घर पर बैठकर क्या करूँगा, दो चार आने के जुगाड़ हो जाए तो क्या बुरा है। दुकानदार घर पर बैठा रहे तो खाएगा कहाँ से? और इत्र फरोश हंस दिया। पानी का नल नज़दीक आ रहा था। नल में पानी नहीं था और उसके नीचे पत्थर की सिल, जो घिस घिस कर गहरी हो गई थी, सूखी पड़ी थी और उसके आसपास दो तीन बर्रे उड़ रहे थे। कुछ ही दिन पहले तक इंद्र बर्रे पकड़ा करता था। इत्र के चार फाहे भी कोई हमसे ले ले तो हमारी चवन्नी खरी हो जाती है। इत्र वाले ने जैसे अपने आप से बात करते हुए कहा। वक्त काटने के लिए वह बतियाना चाहता था, या शायद शहर की सूनी गलियां लांघने के बाद वह खुद डरा हुआ था। हमें एक एक गली का मालूम है कि वहाँ कौन इत्र खरीदता है। जिस मर्द की दो बीवियाँ हों वह ज़रूर इत्र लेता है। वह वसमा भी लेगा और सूरमा भी लेगा। वह मर्द भी इत्र खरीदता है जो उम्र में बड़ा हो और जिसकी जवान बीवी हो। अच्छा और बताओ? वह बच्चे का मन बहलाने के लिए बोले जा रहा था। इत्र फरोश की बातों के ही कारण इंद्र संभल गया था और पैर मजबूती से चल रहे थे और कमानीदार चाकू की मूठ को भी उसने मजबूती से पकड़ रखा था। उसके मन में एकाग्रता आने लगी थी। उसकी आंखें इत्र फरोश की कमर पर टिकने लगी थी। वही एकाग्र दृष्टि जिससे अर्जुन ने पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख को फोड़ा था। इत्र फरोश के बाएं कंधे से झूलता थैला बार बार घड़ी के पेंडुलम की तरह उसकी कमर के आगे हिल रहा था। उसका गाड़े का कुर्ता बोतलों के थैले के नीचे कुछ कुछ उभरा हुआ था। नल पार करते ही इंद्र की सारी चेतना जैसे उसके दाएं हाथ में आ गई। नल के आगे का फासला एक एक बालिश्त जैसे उसके मस्तिष्क में गिना जाने लगा था। बोतलों का थैला झूल रहा था। कमर बार बार सामने आ रही थी और इत्र फरोश के पटपटाते जूते उसके साथ साथ बज रहे थे। बाजार में फाहे ज़्यादा बिकते हैं, घरों में इत्र और तेल ज़्यादा बिकता है, इत्र फरोश कह रहा था। सहसा इंद्र लपका और उसने पैंतरा मारा। इत्र फरोश को लगा जैसे उसके बाएं हाथ कोई चीज़ जोर से हिली है। उसे भास हुआ जैसे कोई चीज़ चमकी भी है, पर वह खड़ा होकर घूम कर देखे कि क्या बात है। तब तक उसे थैले के नीचे तीखी चुभन का सा भास हुआ। इंद्र का निशाना ठीक बैठा था। वार करने के बाद सरदार के आदेशानुसार उसने चाकू को थोड़ा मोड़ दिया था और अंतड़ियों के जाल में फंसा भी दिया था। इत्र फरोश अभी पूरी तरह से मुड़ नहीं पाया था कि उसने देखा लड़का पीछे की ओर भागा जा रहा है। उसे फिर भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसकी इच्छा हुई कि लड़के को आवाज़ देकर बुला ले, लेकिन तभी उसे अपने पैरों पर बहता खून नज़र आया और कमर में कुछ कराहता, कुछ डूबता सा महसूस हुआ। मीठा सा दर्द उठा, फिर तेज़ नश्तर सा दर्द, और वह डर के मारे बदहवास हो गया। ओ लोको, मार डाला मुझे, मार डाला, ओ लोको। इत्र फरोश इतना घबरा गया था कि उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। वह कमर में लगे जख्म से इतना नहीं मर रहा था जितना त्रास और भय से और भोले बालक द्वारा किए गए हमले से।
उसके लिए अपने थैलों का बोझ उठा पाना असंभव हो रहा था और उनके बोझ के नीचे ही वह मुंह के बल धड़ाम से गिरा। इंद्र के भागते पांव उसे 2 क्षण पहले साफ नजर आ रहे थे, पर अब गली में उस लड़के का नाम निशान नहीं था। ओ लोगो, वह फुसफुसाया। एक शिथिल सी चीख उसके होंठों से निकली और उसकी आंखें गली के ऊपर फैले गहरे नीले आसमान के छोटे से टुकड़े पर लग गई। वहाँ 2-3 चीलें उड़ रही थीं। चीलें अब 2 की जगह 4 हो गई थीं और आकाश की नीलिमा धीरे धीरे हिलने और धूमिल पड़ने लगी थी। दोस्तों, तमस उपन्यास का भाग 12 पूर्ण हुआ और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे साथ इस सफ़र में आगे बढ़ें। धन्यवाद।